नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत। तो आज बात करेंगे उस खतरे की जिसके चलते बड़ी आबादी बर्बादी की कगार की ओर जा रही है। खासकर देश का युवा बड़ी तादाद में इसकी चपेट में आ रहा है। ये देश की सुरक्षा के लिए भी बहुत बड़ा खतरा अब बन चुका है। हम बात कर रहे हैं ड्रग्स के फैलते मकड़जाल की। हाल ही में दिल्ली और भोपाल में हजारों करोड़ की ड्रग्स पकड़ी गई है। पिछले कुछ दिनों की ही अगर हम बात करें तो कुछ बड़े मामले जो है वो हम आपको यहाँ पर बताते हैं कि किस तरह से ड्रग्स का कारोबार जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। दिल्ली से लेकर भोपाल तक जो है बड़ी खेप जो है वो यहाँ पर पकड़ी गई है। 6 अक्टूबर 2024 की बात करें तो भोपाल से एमडी जो मेफेड्रोन ड्रग्स होती है वो करीब पकड़ी गई है। 1800 करोड़ की ड्रग्स जो है वो यहाँ पर पकड़ी गई है। इसके बाद अगर हम बात करें इसी हफ्ते में तो 2 अक्टूबर 2024 को दिल्ली से 500 किलो कोकेन जो है वो जब्त की गई है, जिसकी कीमत करीब 5600 करोड़ रुपए जो है वो आंकी गई है। इसके अलावा हम बात करें देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की तो यहाँ पर भी ड्रग्स का काला धंधा जो है वो बढ़ता हुआ दिख रहा है और यहाँ पर भी मेफेड्रोन और सिंथेटिक दवाएं जो हैं 252 करोड़ रुपए की मेफेड्रोन जो है वो यहाँ से पकड़ी गई है। और सिर्फ यहाँ तक ही नहीं, देश के अलग अलग हिस्सों अलग अलग राज्यों में ये पूरा जाल जो है वो फैला हुआ है। फरवरी 2024 की बात करें तो गुजरात से 3300 किलो ड्रग्स जो है वो पकड़ी गई थी और इसकी कीमत करीब 2000 करोड़ बताई गई थी और ये अब तक की सबसे बड़ी जब्ती थी, अब तक की सबसे बड़ी बरामदगी थी ये ड्रग्स की, जिसकी कीमत 2000 करोड़ तक आंकी गई। इसके अलावा बात करें तो पुणे से खबर आई उसके बाद फरवरी 2024 में, जहां पर 1700 किलो नशीला पदार्थ जो है वो पकड़ा गया था और जिसकी कीमत 3000 करोड़ रुपए बताई गई थी। तो इस तरह से ये सिर्फ एक हिस्सा नहीं है, देश के अलग अलग हिस्सों में इस तरह के मामले जो हैं सामने आए। अगली अगर हम यहाँ पर बात करें तो अगला राज्य जो है वो खबर आई थी केरल से। मई 2023 में 2500 किलो की हाई क्वालिटी ड्रग्स जो है वो पकड़ी गई थी, जिसकी कीमत 13,000 करोड़ जो है वो यहाँ पर बताई गई। तो ड्रग्स की ये जो मात्रा है कहीं ना कहीं साफ तौर पर ये जाहिर कर रही है कि ये खतरा जो है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। देश के हर बड़े शहर, छोटे कस्बे सभी ड्रग्स तस्करों के निशाने पर हैं। सीमा पार से अलग अलग तरीकों से ड्रग्स जो है वो भारत में भेजे जा रहे हैं। तो हम लगातार देख रहे हैं कि किस तरह की चीज़ें जो है वो यहाँ पर आ रही है। अगर हम सिर्फ यहाँ पर भोपाल की अगर हम बात करें तो भोपाल ड्रग्स केस के एक आरोपी जो है अमित चतुर्वेदी, उसके घर पर पुलिस पहुंची, छानबीन की है, क्या कुछ वहाँ पर मिला है। हमारी टीम भी वहाँ पर पहुंची। हमारी सहयोगी अमृतांशी जोशी की रिपोर्ट आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। तो ये आपको दो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जब दिल्ली से 5000 करोड़ की ड्रग्स जो है वो पकड़ी गई है और भोपाल से मध्य प्रदेश की राजधानी से 6 अक्टूबर को 1800 करोड़ की ड्रग्स जो है वो पकड़ी गई है। तो ड्रग्स का फैलते जाल की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। और अगर हम बात करें कोकेन की तो कोकेन का जो कारोबार है वो भी लगातार यहाँ पर फैलता जा रहा है और अलग अलग हिस्सों में कोकेन जो है वो सप्लाई हो रही है। तो किस तरह से जो इसका रूट है उसकी अगर हम यहाँ पर बात करें तो लैटिन अमेरिका जो देश है वो पनामा, इक्वाडोर से कंटेनर में ये सप्लाई जो है वो होती है। उसके ज़रिए वो इक्वाडोर जो है वहाँ तक वो आती है। तो अलग अलग देशों के ज़रिए हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि इसका रूट जो है वो किस तरह से होता है। दक्षिण अफ्रीका के रास्ते, जो समुद्र के रास्ते हैं, वहाँ से भी हम देख रहे हैं कि नाइजीरिया पहुँच रही है। इथियोपिया जो है वो एक रास्ता है ड्रग्स की सप्लाई का यहाँ पर। तो दक्षिण अफ्रीका, नाइजीरिया, इथियोपिया, इन रास्तों से होते हुए मिडिल ईस्ट जो रास्ते से, वहाँ से भी भारत में आने का रास्ता जो है वो हम साफ तौर पर देख रहे हैं कि आसानी से यहाँ पर ड्रग्स की सप्लाई जो है वो हो जाती है और तमाम रास्ते अपनाते हुए यहाँ पर ड्रग्स की सप्लाई जो है वो हो रही है। कभी वो ज़मीनी रास्तों से ये सफ़र जो है ड्रग्स का तय किया जा रहा है, कभी वो समुद्री रास्ता जो है वो अपनाया जा रहा है और उसके ज़रिए यहाँ पर ड्रग्स जो है देश के अलग अलग हिस्सों में सप्लाई की जा रही है और इसका काला कारोबार जो है वो फैलता ही यहाँ पर जा रहा है। तो भारत में कोकेन जो है उसका बड़ा मार्केट भी है। मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु और गोवा, हैदराबाद जो है यहाँ पर एक बड़ा मार्केट है कोकेन का और बहुत बड़ी तादाद में इन इलाकों में, इन देशों, इन राज्यों में पकड़ी जा रही है। इन शहरों में बड़ी तादाद में आपको ये मिल जाती है और इसीलिए हम देखते हैं कि कई बार स्कूल, कॉलेज जो है वहाँ तक ड्रग्स जो है वो पहुँच जाती है और इस तरह से इसका जो
कारोबार है वो फैलता जा रहा है और इसीलिए परिजन जो है, परिवार वाले जो हैं वो चिंतित रहते हैं अपने किशोर छात्रों को लेकर, अपने युवाओं को यहाँ पर लेकर। तो हम आपको यहाँ पर अलग अलग दिखा रहे हैं कि किस तरह से कोकेन का जो मार्केट है भारत में वो बहुत ही बड़ा है यहाँ पर। और इसमें सिर्फ इतना ही नहीं है कि सिर्फ युवा शामिल किए जा रहे हैं, यहाँ पर पैसा जो है वो भी बहुत ज़्यादा लगा हुआ है। तो कहाँ से आ रही है हेरोइन, ये भी आपको हम बताते हैं। गोल्डन ट्रायंगल जो है वो इसका एक रूट है। म्यांमार, लाओस, कंबोडिया जो है उसके ज़रिए ये अलग अलग हिस्से जो हैं वहाँ पर पहुँचाई जा रही है। इसके अलावा गोल्डन क्रिसेंट एक रूट है जहाँ पर ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान है, ये वो देश हैं गोल्डन क्रिसेंट जिन्हें कहा जाता है, और ये इन देशों से जो है ये सप्लाई हो रही है। तो इंटरनेशनल कारोबार जो है वो हेरोइन का इस तरह से बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। ड्रग्स अलग अलग तरह की है। अलग अफीम की अगर हम सिर्फ यहाँ पर बात करें तो दुनिया भर में अफीम का एक बड़ा हिस्सा अफगानिस्तान से आता है। हमारे देश में भी समुद्र के रास्ते ये पहुँच रहा है। सीमा पार से पाकिस्तान के रास्ते भी ड्रग्स की एंट्री जो है वो होती है। अगर हम भारत में अफीम की एंट्री की बात करें तो अफगानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान से अफीम जो है वो भारत पहुँचती है। उसके बाद समुद्र के रास्ते से ये गुजरात पहुँचती है और गुजरात में देश की सबसे लंबी, करीब 1600 किलोमीटर की लंबी तटरेखा है। तो यहाँ पर हम अगर बात करें गुजरात के ज़िलों की तो कच्छ, जामनगर, सलाया, ओखा, मांडवी जैसे कई छोटे बड़े बंदरगाह हैं जहाँ पर ये पहुँचती है। विशाल समुद्र में निगरानी करना बेहद मुश्किल हो जाता है क्योंकि कभी कभार छोटी छोटी नाव में लेकर जो ड्रग तस्कर होते हैं वो यहाँ पर पहुँच जाते हैं। पाकिस्तान से ज़मीन के रास्ते भी ड्रग्स जो है वो भेजी जाती है। पंजाब, राजस्थान और जम्मू कश्मीर में ड्रोन से ड्रग्स जो है वो भी भेजी जा रही है। कई ऐसे मामले हमने देखे हैं जहाँ पर ड्रोन से बॉर्डर के ज़रिए जो ड्रग्स है वो पहुँचाई जा रही है, उस तरफ फेंकी जाती है। ये तक देखा गया है जो सुरक्षा बल हैं उनके द्वारा जो सीमा पर तैनात होते हैं। उसके बाद जब गुजरात पहुंचती है उसके बाद इसे ट्रेन, बस, कार और ट्रकों के जरिए दूसरे इलाकों में पहुंचा दिया जाता है। तो भारत में अफीम की एंट्री का ये हम आपको पूरा एक रूट यहाँ पर दिखा रहे थे कि किस तरह से अलग अलग रास्तों से होकर, और गुजरात में क्योंकि एक बहुत बड़ी तटरेखा है तो इसलिए यहाँ पर पहुँचना एक बहुत आसान रास्ता इनके लिए हो जाता है। तो ये मकर जाल दुनिया भर में इस कदर फैला हुआ है कि कोई रास्ता नहीं छोड़ा गया है जहाँ से ड्रग्स की सप्लाई होती हो, चाहे वो ज़मीन हो, आसमान हो, पानी हो, सभी रास्तों से ड्रग्स का कारोबार धड़ल्ले से किया जा रहा है। समुद्र के रास्ते की अगर हम यहाँ पर बात करें तो अगर अरब सागर का जो रास्ता है वहाँ का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल जो है ड्रग तस्कर वो करते हुए नज़र आते हैं। ईरान से पाकिस्तान और फिर उसके बाद लक्षद्वीप के रास्ते से ड्रग्स जो है वो अलग अलग देशों में पहुंचाई जा रही है। उसके बाद अगर हम बात करें तो केरल, कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र जो है इन इलाकों में वो पहुंचती है। ईरान से पाकिस्तान और पाकिस्तान से सीधे गुजरात, क्योंकि बॉर्डर्स जो हैं वो हमारी आपस में जुड़ती हैं तो ऐसे में उस रास्ते से भारत आती है। श्रीलंका से अगर हम बात करें तो वहाँ से पानी के रास्ते से तमिलनाडु तक ड्रग्स का पहुंचना जो है वो बहुत आसान हो जाता है सप्लायर्स के लिए, तस्करों के लिए। अब अगर हम दूसरे रास्ते की बात करें तो वो है ज़मीन का रास्ता, और अगर हम उसकी बात करें तो ड्रोन और अंडरग्राउंड टनल जो हैं उसका ज़रिया जो है उस तरीके को अपनाया जाता है तस्करों के द्वारा हमारे देश में ड्रग्स पहुंचाने के लिए। पाकिस्तान से पंजाब और जम्मू कश्मीर जो है वो सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं, तो ऐसे में इन राज्यों में बहुत ज़्यादा असर जो है ड्रग्स का वो देखा जाता है। उसके अलावा म्यांमार से असम, मणिपुर और याबा जो ड्रग्स है वो आती है। याबा एक तरह की ड्रग्स होती है। याबा ड्रग्स असम से पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में दाखिल होती है। तो ये अलग अलग रास्तों के जरिए हम आपको बता रहे हैं कि कैसे ड्रग्स जो है वो भारत में दाखिल हो रही है। अब अगर हम बात करें हवाई रास्ते की तो वहाँ से ड्रग्स कैसे आती है। कीनिया, नाइजीरिया जैसे अफ्रीकी देश जो हैं वहाँ से हम अक्सर देखते हैं कि कई बार हवाई अड्डों पर, एयरपोर्ट पर ऐसे लोग जो हैं वो गिरफ्तार किए जाते हैं। नाइजीरियाई, कीनियाई जो नागरिक हैं वो अरेस्ट किए जाते हैं ड्रग्स के साथ। गोवा और मुंबई में जो है वो इन देशों से खपत यहाँ पर होती हुई नजर आती है। और अब बात करते हैं भोपाल की, जो इस दिनों सबसे ज़्यादा इन दिनों सुर्खियों में बना हुआ है क्योंकि यहाँ पर 1800 करोड़ से ज़्यादा की ड्रग्स पकड़ी गई है। बड़ी कार्रवाई यहाँ पर हुई है। तो क्योंकि यहाँ पर जैसे ही ड्रग्स पकड़ी गई तो यहाँ पर सवाल भी उठे कि आखिर पुलिस और प्रशासन क्या कर रहा था। ड्रग्स सिंडिकेट का जो मास्टरमाइंड है वो यहाँ पर पकड़ा गया है। आरोपी का नाम हरीश बताया जा रहा है। हरीश को मध्य प्रदेश के मंदसौर से पकड़ा गया है। ड्रग्स की फैक्ट्री और ड्रग्स मटीरियल में हरीश के पैसे जो हैं वो यहाँ पर लगे हुए थे और आरोपी से मंदसौर पुलिस इस वक्त पूछताछ यहाँ पर कर रही है। तो
तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं उस फैक्ट्री की। भोपाल में एक बहुत बड़े एरिया में ये फैक्ट्री जो है ये चल रही थी और इसमें धड़ल्ले से ड्रग्स का काम जो है वो चल रहा था। मेफेड्रोन जो है बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर बरामद हुई है। तो भोपाल ड्रग्स केस के एक आरोपी अमित चतुर्वेदी के घर पुलिस ने छानबीन की है। पुलिस की टीम वहां पर पहुंची, एनडीटीवी की टीम भी वहां पर पहुंची। हमारी सहयोगी अमृतांशी की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 1800 करोड़ के जो ड्रग्स पकड़ाए हैं, उसके बाद एक आरोपी जो कि भोपाल का रहने वाला था, उसके घर पर हम मौजूद हैं। द्वारिकापुरी कोटरा सुल्तानाबाद ये जगह है और ये जो घर है आप देख लेंगे यहाँ पर पीसी चतुर्वेदी लिखा हुआ है। अमित चतुर्वेदी मुख्य आरोपी का नाम है। लेकिन यहाँ पर अभी देखिए पुलिस पहुंची हुई है और पुलिस पूरे घर की छानबीन कर रही है। आप देख सकते होंगे कि पुलिस के तमाम जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, वो अंदर मौजूद हैं और लगातार उन्होंने घंटी बजाकर जो है वो किसी को बुलाने की भी कोशिश की कि घर में कोई है या नहीं। आसपास के जो पड़ोस वाले लोग हैं उनका ऐसा कहना था कि यहाँ पर 2 से 3 दिन पहले तक कोई ना कोई रह रहा था और यहाँ पर आप देख सकते होंगे कि साफ सफाई है, लाइटें भी जल रही हैं, जिससे साफ तौर पर पता लग रहा है कि यहाँ पर कोई ना कोई ज़रूर रह रहा था। लेकिन अभी पुलिस जब यहाँ पर जो है वो घंटी बजाकर देख रही है, ऊपर भी पुलिस छानबीन कर रही है, लेकिन कोई नहीं। आप यहाँ पर देखेंगे कि एक डॉग है जो कि जिसको छोड़ दिया गया है और इसके अलावा कोई नहीं है और बाकी पूरा जो घर है वो अभी खाली पड़ा हुआ है। जो अमित चतुर्वेदी थे उनकी उम्र 57 साल थी और ख़ास तौर से जो एक आरोपी वो जो मुख्य हैं वो बताए जा रहे हैं। इसके साथ ही साथ अगर बात करें तो यहाँ पर अमित चतुर्वेदी के अलावा जो है एक जो सान्याल करके आरोपी हैं वो भी पकड़ाए हैं। हालांकि सान्याल का कनेक्शन मुंबई से बताया जा रहा है, लेकिन पुलिस का ऐसा भी कहना है कि यहाँ पर कोई भी नहीं है और वो लगातार छानबीन भी कर रहे हैं, कोई भी जवाब नहीं दे रहा है। पुलिस हालांकि कह रही है कि इसके पहले भी यहाँ पर छानबीन की जा चुकी है। लोगों का आसपास कहना है कि यहाँ पर जो है अक्सर शांति बनी रहती थी, लेकिन कुछ लोग यहाँ पर रहते हुए दिखे हैं। लेकिन कल की घटना के बाद से, कल की जो हम कह सकते हैं आरोपी की गिरफ्तारी के बाद से यहाँ पर कोई भी नहीं नजर आ रहा है। भोपाल से कैमरा पर्सन अभिषेक सिंह के साथ अमृतांशी जोशी, एनडीटीवी। तो भोपाल में पूरी फैक्ट्री ही चल रही थी ड्रग्स बनाने की। शहर के बगरोदा इंडस्ट्रियल एरिया में फैक्ट्री है ये। एनसीबी के अधिकारी जहां पर जांच कर रहे हैं, लगातार कार्रवाई चल रही है। सवाल ये है कि ड्रग्स बनते रहे और किसी को पता भी नहीं चला और सरकार और प्रशासन की नाक के नीचे इतना बड़ा ड्रग्स का कारोबार होता रहा। यहाँ पर एटीएस की टीम जो है वो पहुंची, एनसीबी की टीम जो है वो पहुंची माफ़ कीजिएगा। और उसके बाद जब उन्होंने छानबीन यहाँ पर करी, छापेमारी करी तो 1800 करोड़ की ड्रग्स जो है वो यहाँ पर बरामद हुई है। तो भोपाल की ड्रग्स फैक्ट्री के बाहर से ज़्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता आकाश। टीन शेड का बना हुआ जो क्षेत्र है, यही ये फैक्ट्री है जिसे किराए पर लिया गया था और यहीं से मादक पदार्थ एमडी बनाया जाता था। ये 5-6 महीने पहले आए थे हमारे पास। इनको एक मशीन बनाई थी, कुछ मिक्सर मशीन बोला इन्होंने, कुछ कीटनाशक दवाई बनानी है, उसके लिए इनको मिक्सर मशीन की ज़रूरत थी। इन्होंने हमसे कहा तो बट इनका रेट भी नहीं हुआ, फिर इनको बहुत अर्जेंट भी चाहिए था। बोले भैया एक हफ्ते में दे दो तो ले लेंगे, अदरवाइज़ नहीं ले पाएंगे। अच्छा। तो हमने मना कर दिया कि यार एक महीने से पहले तो नहीं दे पाएंगे। तो आपको जानकारी थी कि यहाँ ड्रग्स वगैरह? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। उन्होंने बोला कि कीटनाशक दवाई बनानी है, उसके लिए एक मिक्सर की ज़रूरत है। अच्छा। तो हमसे फिर बात नहीं बनी, तो फिर इन्होंने कहीं और से बाहर से परचेस कर ली मशीन। कभी भी पता नहीं चला कि यहाँ ड्रग्स? नहीं, ये तो जब यहाँ छापा पड़ा उसके बाद हमें मालूम हुआ कि यहाँ पे इस तरह के काम हो रहा है। जिनकी भी साथ ये जो भी थे ये हमसे कनेक्टेड भी नहीं थे ना, हमें नॉलेज में भी था कि हमारे माइंडसेट में था कि ये लोग अभी मतलब कंस्ट्रक्शन स्टेज पे ही हैं। इस क्षेत्र में किसी को जानकारी नहीं थी कि यहाँ? नहीं, हम लोगों में किसी को जानकारी सर हम नहीं थी। तो आप लोग कुछ कर रहे हैं, आज बैठक भी बुलाई? हाँ, हम लोगों ने एक सभी इंडस्ट्रिस्ट हम लोग सब साथ में बैठने वाले हैं। हमने MPIDC के डिपार्टमेंट के भी ऑफिशियल्स को बुलाया है, पुलिस डिपार्टमेंट के भी लोग रहेंगे। तो हम ये कोशिश करेंगे हम सब कुछ वेरीफाई करें, हम ऐसी एक्टिविटी कोई यहाँ और कुछ ना हो रही है उसको चेक करवाएंगे पूरा। तो अफीम, कोकेन, हेरोइन जैसे ड्रग्स के नाम अब आम हो चुके हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों में एमडी का नाम तेजी से सामने आया है। भोपाल में जो ड्रग्स मिले हैं वो भी एमडी ही है। क्या है ये, इसे समझते हैं। नशे का एमडी इसे कहा जाता है, इसे मेफेड्रोन कहते हैं। साइंटिफिक नाम जो है इसका वो है मिथाइलिन डाइऑक्सी मेथेम्फेटामाइन जो है वो इसका नाम है। 1 किलो की कीमत जो है वो 5 करोड़ रुपए एमडी की बताई जाती है। ये एक सिंथेटिक ड्रग्स है। गांजा या अफीम की तरह ये पौधे से नहीं बनता है। टैबलेट और पाउडर दोनों रूप में एमडी ड्रग्स जो है वो बरामद होती है। टैबलेट रूप में इसे एक्सटेसी कहा जाता है और पाउडर रूप की अगर बात करें तो इसे मैंडी कहा जाता है। इसे लेने वालों की ऊर्जा जो है वो बढ़ने लगती है
और इसको जब ले लिया जाता है उसके बाद एक भ्रम की स्थिति जो है वो हो जाती है और बहुत इसका जो असर है वो कई घंटों तक लोगों के शरीर में देखा जाता है और इसका प्रचलन जो है वो लगातार अब बढ़ता जा रहा है। मेफेड्रोन जो है वो लगातार अब मशहूर होती जा रही है। और हमारे साथ यहाँ पर हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए। डॉक्टर मोनीश भल्ला, पूर्व एनसीबी अधिकारी हैं। मोनीश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पर हमसे बातचीत करने के लिए। सबसे पहले तो मोनीश जी ये जानना चाहूँगी कि आपने जो कुछ साल पहले स्थिति देखी होगी और अब जो स्थिति देख रहे हैं उसमें कितना अंतर पाते हैं, क्योंकि पहले के मुकाबले ड्रग्स का कारोबार जो है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। आदित्य जी, आप एकदम सही बोल रहे हैं और आपका इंट्रोडक्शन मैंने देखा अभी, आपने जो एक फिल्म चलाई इंट्रोडक्शन की। अनफॉर्चुनेटली आपकी बात एकदम सही है कि ये कारोबार बहुत बढ़ता जा रहा है। अगर हम पिछले कुछ सालों में देखें, अगर हम पुराना 10 साल 15 साल 20 साल पहले क्या स्थिति थी और आज क्या है, इंडिया वॉज मोर ऑफ अ ट्रांजिट पॉइंट। हम ये मानते थे कि हिंदुस्तान में जो ड्रग आते हैं वो एक ट्रांजिट पॉइंट की तरह से आगे चले जाते हैं। हिंदुस्तान में कंजम्पशन नहीं इतनी होती। यही स्थिति थी कई सालों तक। बट पिछले कुछ सालों में हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं सब लोग कि जो कंजम्पशन है वो बहुत बढ़ती जा रही है और उसी वजह से ये आप जो आज देख रहे हैं, जो आज ये मध्य प्रदेश में जो गुजरात एटीएस और एनसीबी दिल्ली ने मिलके जो 45 डेज तक सर्विलेंस रख के ये जो फैक्ट्री बस्ट की, पहले तो मैं उनको कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा और मैं आपको भी बधाई दूंगा कि आपने एक अच्छा प्रोग्राम किया है जो देश को देखना चाहिए, समझना चाहिए। प्रॉब्लम हमारी कहाँ है कि हम कुछ चीज़ों को उतना डीप में नहीं समझ पा रहे। और आज शायद अगर मेरे को आप 2-5 मिनट लेंगे, मैं आपको समझाऊं कि क्या हुआ क्या है, बिल्कुल कैसे स्थिति चेंज हो गई। अब हम इस एमडी ड्रग की बात करते हैं। चलो लेट्स सी एमडी ड्रग। आपको शायद ख्याल होगा कि आज से कई साल पहले तक एमडी ड्रग वाज नॉट बैंड इन एनडीपीएस। ये खुलेआम बिक रहा था। जब 2015 में 2015 मतलब अभी रिसेंटली, बहुत पुरानी बात नहीं है, बिल्कुल 2015 में ही इसको नोटिफाई किया गया और इसको एक शेड्यूल ड्रग में डाला गया। यानी कि इससे पहले भी ये ड्रग्स मार्केट में मिलते थे, बट बिकॉज एनडीपीएस के अंदर शेड्यूल में नहीं था इसलिए इस पे कोई कार्रवाई नहीं होती थी। तो ये जो पूरी स्थिति है, इसको आज की तारीख में हम इसको एनपीएस बोलते हैं, न्यू साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस। ये एनपीएस ऐसा है कि आए दिन दुनिया भर में नए नए ड्रग्स, नए नए केमिकल्स इस तरह से बन रहे हैं, जिसमें से एमडी एक वन ऑफ देम है जो 2015 में बैन हुआ। पर आज की तारीख में दुनिया भर में साल में यूएन की रिपोर्ट के हिसाब से करीब 500 से 1000 के बीच में नए साइकोट्रोपिक सब्सटेंस, न्यू एनपीएस जो बनते हैं, जो शेड्यूल लिस्ट में नहीं है। आज हमने एक एमडी की फैक्ट्री पकड़ी क्योंकि एमडी आज शेड्यूल ड्रग में है और बैंड है, प्रोहिबिटेड है और उसके लिए सजा है। पर जिन चीजों के लिए सजा नहीं है, हमें उसकी चिंता ज्यादा है। ऐसी मार्केट में दुनिया भर में ऐसे बहुत से ड्रग्स हैं जो उस शेड्यूल में नहीं है, पहला। दूसरा, जैसे आपने चर्चा की कि ये कहाँ से आ रहा है, ये बाहर से आ रहा है, हमारे हिंदुस्तान में इतने ड्रग्स आ रहे हैं, आपकी बात सही है। पर मैं ऐसा मानता हूं कि जब तक डिमांड नहीं होती तब तक सप्लाई नहीं होती। दुख की बात यह है कि इतनी ज्यादा सप्लाई से यह पता लगता है कि हमारे यहाँ इतनी डिमांड है, और इतनी डिमांड है इससे मतलब कि आज का यूथ है, इट इज गेटिंग हुक टू दिस। अच्छा, कुछ 2 साल पहले की बात है, शायद एक फिल्म स्टार का बेटा पकड़ा गया था, बहुत शोर मचा था उस टाइम पे जी। वो भी यही ड्रग था। दिस इज अ पार्टी कल्चर, क्लब कल्चर ड्रग। ये आम आदमी, आम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, पहले तो समझें। अब जब आप बोल रहे कि 5 करोड़ रुपया पर केजी की कीमत है, और शायद मेरे ख्याल से जो फिगर्स गवर्नमेंट ने दी हैं सीजर के बाद, 900 केजीज को उन्होंने 1800 करोड़ के आसपास बताया, यानी कि वो बता रहे हैं कि इसकी कीमत कितनी है। ठीक है, हम मान के चलें कि भाई ये 5 करोड़ नहीं, 2 करोड़ नहीं, जो भी है, पर मार्केट में 1 ग्राम 2000 से लेकर 10,000 रुपए तक मिलता है। 1 ग्राम
हर आदमी, हर बच्चा इसको अफोर्ड नहीं कर सकता। तो ये पार्टी कल्चर जो धीरे धीरे आ रहा है, ये हमें दर्शा रहा है। और इसीलिए आपने जैसे कहा कि बड़ी सिटीज बॉम्बे, दिल्ली, बेंगलोर में ये कॉमनली आजकल कंज्यूम हो रहा है, और ये बहुत गंभीर और चिंता का विषय है। बिकॉज दिस ड्रग गिव्स यू, जैसे आपने बताया, दिस ड्रग गिव्स यू अ हाई, सेंस ऑफ हैप्पीनेस, आपको एक हैप्पीनेस की सेंस देता है। और वो जो फीलिंग है, जी। वो एक सोशल कनेक्ट का आपको फीलिंग देती है। लेकिन डॉक्टर भल्ला, एक बड़ा सवाल मेरे जहन में यहाँ पर ये आ रहा है कि अगर हमारा रक्षा तंत्र, हमारा सुरक्षा तंत्र है, वो भी आधुनिक हुआ है, वहाँ पर भी चीज़ें एडवांस हुई हैं, तो ऐसे में अगर ये कारोबार बढ़ रहा है तो इस पर रोक जो है उसके तरीके भी तो बढ़े होंगे, सख्त कानून भी तो बने होंगे, फिर आखिर ये फैलता कैसे जा रहा है? एकदम बात सही है। ऐसा नहीं है कि एजेंसीज काम नहीं कर रही, ऐसा नहीं है कि सरकारें काम नहीं कर रही, चाहे वो लोकल पुलिस हो, चाहे वो सॉरी चाहे वो लोकल पुलिस हो, चाहे वो एजेंसीज हो, स्पेशलाइज्ड एजेंसी लाइक नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी, या जैसे अब एटीएस गुजरात हैं, जैसे और बहुत सी एजेंसीज हैं, डीआरआई है, कस्टम्स है, ऐसी बहुत एजेंसीज जो काम कर रही, काम सब कर रहे हैं। सब ने अपने आप को मॉडर्नाइज भी किया है बहुत, और अपने आप को अपडेट भी बहुत करते हैं। जैसे क्राइम या क्रिमिनल्स बहुत अपने आप को मॉडर्नाइज कर रहे हैं, उतना ही आपको करना पड़ता है। आपको पता है कि सारी पेमेंट आजकल डार्कनेट से थ्रू होती है, बिल्कुल। ठीक है, क्रिप्टो से होती है। तो डिपार्टमेंट्स को पता है और वो पूरा नजर रखते हैं। पर हिंदुस्तान में एक बात की चिंता जो मैं बता रहा हूं कि डिमांड है, इसलिए सप्लाई है। ये बहुत बड़ी हमें बात आपने डिमांड, डॉक्टर मोनीश भल्ला बोली है कि डिमांड है, इसीलिए इतनी ज़्यादा सप्लाई, और ये जो कारोबार है इसलिए बढ़ रहा है। और शायद इस बात को भी हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है कि किस तरह से जागरूकता जो है वो परिजनों में, यूथ में फैलाई जाए, ताकि किसी तरह से लोग इसकी चपेट में आने से बचे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मोनीश भल्ला। वक्त की थोड़ी कमी है यहाँ पर, मैं माफ़ी चाहूँगी आपसे, लेकिन फिलहाल हमें यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, लेकिन ड्रग्स के कारोबार पर और इस पर अपडेट जो है वो हम लगातार आपको देते रहेंगे। फिलहाल देश की बात में एक छोटा सा ब्रेक। अब खबर दिल्ली से, यहाँ पर एक गैंग का पर्दाफाश हुआ है जो कारों की खरीद फरोख्त करने वाले पोर्टल को लग्जरी गाड़ियां बेच रहा था। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 20 महंगी लग्जरी गाड़ियां बरामद की हैं और 13 आरोपी यहां पर गिरफ्तार किए गए हैं। ये ऑटो लिफ्टर बड़े शातिराना तरीके से चोरी की गाड़ियों को बेचा करते थे। कार पोर्टल पर बैठे लोगों को भी शक नहीं होता था। बताया जा रहा है कि इसमें पूर्व कर्मचारियों की बड़ी मिली भगत थी, जो गाड़ियों के डेटा से लेकर चेसिस नंबर तक बड़ी चालाकी से बदल लेते थे और किसी भी ओरिजिनल कार के मालिक बनकर उसके फर्जी दस्तावेजों के साथ पेश हो जाते थे। अब क्राइम ब्रांच की टीम इस पूरे नेटवर्क के लोगों की तलाश कर रही है और इसमें और जो बड़ी मछलियां हैं उन्हें पकड़ने की कोशिशें यहाँ पर की जा रही हैं। और खबर यूपी के गोंडा से, यहाँ पर डीहा गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब बंद मकान में अवैध पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट हो गया। इस हादसे में 2 लोगों की जान चली गई है, 3 लोग घायल हैं। घायलों की हालत नाजुक बनी हुई है। 2 लोगों को लखनऊ भी रेफर किया गया है। घर का पिछला हिस्सा भी यहाँ पर बर्बाद हो गया है और किसी को यहाँ पर खबर तक नहीं थी कि यहाँ पर ये फैक्ट्री जो है इस तरह से चल रही है। बात छत्तीसगढ़ की, जहां पर नक्सलियों पर नकेल कसने की पूरी तैयारी कर ली गई है। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में 4 अक्टूबर को हुई मुठभेड़ में 31 नक्सली मारे गए थे। ये मुठभेड़ नारायणपुर दंतेवाड़ा सीमा पर मौजूद नेंदुर थुलथुली के जंगलों में हुई। इस मुठभेड़ की तस्वीरें अब पहली बार सामने आ रही हैं। कुछ तस्वीरों में वर्दीधारी नक्सलियों के जगह जगह शव बिखरे पड़े हुए साफ देखे जा सकते हैं। तो यहाँ पर वर्दी में भी कुछ नक्सली जो हैं वो घूम रहे थे। कई बार उन्हें पहचानने में भी भ्रम हो जाता था, लेकिन यहाँ पर पहली बार ये तस्वीरें जो हैं वो सामने आई हैं। और अबू जमाड़ में थुलथुली के जंगल में हुई मुठभेड़ को लेकर ग्राउंड जीरो से एनडीटीवी की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। जिस इलाके में हम घूम रहे हैं, लगातार यहाँ पर हमें गोलियों के निशान मिल रहे हैं। देख सकते हैं ये एक SLR गोली का निशान है जिसका खोखा यहाँ पर पड़ा है। मतलब इस इलाके पर माओवादी थे, तो निश्चित तौर पर यहाँ से लगातार माओवादी जवाबी हमला कर रहे थे, अपने को बचाने की कोशिश कर रहे थे। मगर जवानों ने इस तरीके से घेराबंदी लगा के रखी थी कि माओवादियों को बचने का कोई भी ठिकाना नहीं था। पूरी नक्सलियों की कंपनी नंबर 6 प्लाटून नंबर 16 के 31 नक्सलियों को मार गिराया, बड़े लीडरों को मार गिराया। जिस तरीके के यहाँ सामान दिख रहे हैं
उससे लग रहा था कि नक्सली बड़ा महफूज ठिकाना समझ करके इस इलाके पे आराम से बैठे हुए थे। उन्हें इस बात का अंदेशा भी नहीं था कि इस इलाके पर भी जवान पहुंच सकते हैं, मगर जवानों ने नक्सलियों के पूरे मुखबिर तंत्र को फैल करते हुए अपना जो सूचना तंत्र है बहुत मजबूती से बढ़ाया, और बढ़ाने के बाद इस इलाके पर नक्सलियों को घेर के मार दिया। देख सकते हैं कि ये वही पूरे निशान हैं, जूते का निशान दिखाई दे रहा है। मैं दिखा दूं कि आपको यहाँ दवाइयाँ दिखाई दे रही होंगी। नक्सली अपने साथ दवाइयाँ हमेशा रखते हैं, क्योंकि जंगलों में भी उनको इस्तेमाल करने के लिए दवाइयाँ चाहिए। एक पर्चा यहाँ पर दिख रहा है, इस पर्चे को मैं दिखाता हूँ आपको कि यहाँ पर लिखा हुआ है, मड़ोनार तोय मेटा नवीन कैंप बैठाने के लिए गद्दार DRG, गद्दार जनता के साथ अनैतिक व्यवहार गुंडागर्दी करने वाला राम सिंह अलामी संपत डोरगा को मार भगाओ और पार्टी को सैनिकरण का विस्तार करने के लिए रोको कदम बढ़ाओ, कगार ऑपरेशन को हराएंगे, अस्मिता के साथ है। तो लगातार यहाँ पर इस तरीके से मतलब चल रहा है ये मुठभेड़ में। आपको पूरे सामान दिखाई दे रहे होंगे। ये देखिए, ये जिस तरीके से यहाँ पर आपको थर्मस की बाटलें दिख रही हैं, तो आप समझ जाइए कि बड़े स्तर के नक्सली थे। SZC मेंबर थे, यहाँ पर नीति थी, यहाँ पर कमलेश थे, यहाँ पर सलाम थे। लगभग जो दंतेवाड़ा पुलिस ने उनका इनाम जो बताया वो 1,30,00,000 रुपए का इनाम बताया। नक्सलियों का ये वायर के साथ उनकी जो लोग अपने PLJ में जो पढ़ते हैं, वो लोग जनताना सरकार नक्सलवाद की जो लेनिन की भाषा है वो सब यहाँ पर लिखी हुई है। 1948 से लेकर 19 तक 1948 में फ्रांस देश क्रांति हुआ। मतलब सोचिए कि नक्सली भी यहाँ पर अपनी बौद्धिक लेवल के लिए सारी चीज़ों को पढ़ते हैं। हम ज़्यादा चीज़ों को यहाँ पर हाथ नहीं लगा सकते, क्योंकि काफ़ी खतरा अब भी यहाँ पर बरकरार है। ये उनके सामान के से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। क्या है यहाँ पर देखिए, लगातार इस इलाके में आपको दिखाई दे रहा होगा कि आपको मैं बता दूं कि यही वो इलाका है। इसी इलाके पर इसी अबूझ माड़ के जंगल में 31 नक्सलियों को ढेर कर दिया था जवानों ने। जवानों की बहुत बड़ी कामयाबी थी। उसी कामयाबी की ग्राउंड रिपोर्ट को कवर करने के लिए मैं पंकज सिंह भदौरिया अपने साथी रिकेश्वर राणा के साथ यहाँ पर पहुँचा था। लगातार आज सवेरे से हम इस रिपोर्ट को बना रहे थे, ताकि छत्तीसगढ़ का जो सबसे बड़ा हमला नक्सलियों पर हुआ, जवानों की जो सबसे बड़ी जीत है, इसे आप एक टर्निंग पॉइंट समझ सकते हैं। इसे आप इसलिए एक टर्निंग पॉइंट समझ सकते हैं क्योंकि इतनी बड़ी तादाद पर नक्सलियों का मरना जवानों के उस मनोबल को बूस्ट करेगा। और यहाँ तक कि जिस इलाके में नक्सलियों की पकड़ है, उस इलाके पर भी लोगों को सोचने पर विवश होना पड़ेगा कि क्या अब नक्सलवाद खात्मे की तरफ बढ़ रहा है, या इसे मान सकते हैं कि ये जो चोट है नक्सलवाद के बिल्कुल रीढ़ की हड्डी पर हुई है, क्योंकि इस तरीके से अब तक कोई भी हमला देखने को नहीं मिला है। ग्राउंड जीरो से पंकज सिंह भदौरिया, रिकेश्वर राणा के साथ। और रायपुर से हमारे सहयोगी नीलेश त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीलेश, एक बहुत बड़ी कामयाबी, और पिछले अगर नक्सलियों के आतंक को याद करें तो ये जो ऑपरेशन था ये बहुत महत्वपूर्ण था। और अब शायद नीलेश ये कहा जा सकता है कि नक्सलियों के पूरी तरह से खात्मे से कुछ ही कदम दूर हैं हमारे सुरक्षा बल। 31 मार्च 2026 तक देश से नक्सलवाद की समस्या का समाधान कर लिया जाएगा, उसी ओर आगे बढ़ रहे हैं। और एक आंकड़े आज भी मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के दोनों का एक प्रेजेंटेशन केंद्रीय गृह मंत्री के सामने हुआ। उसमें भी उन्होंने एक आंकड़ा पेश किया, जिसमें कहा कि 198 से ज्यादा नक्सलियों को मार गिराया गया है पिछले जनवरी से लेकर अब तक। और इसके अलावा 750 के आसपास नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है और 800 से ज्यादा नक्सली सरेंडर किए हैं। तो ये जो आंकड़े भी पेश किए गए, ये भी अपने आप में छत्तीसगढ़ के इतिहास में जब से नक्सल समस्या है तब से सबसे बड़े आंकड़े हैं कि 6 से 8 महीने के भीतर इतनी बड़ी संख्या में नक्सलियों ने सरेंडर किया हो, गिरफ्तार किया गया हो और मुठभेड़ में मारे गए हो। तो हर स्तर पर अब कोशिश ये की जा रही है कि नक्सल समस्या का जो समाधान हो, वो जो एक टारगेट टाइम तय कर दिया गया है उसके भीतर ही पूरा कर लिया जाए। अदिति, बहुत बहुत शुक्रिया
नीलेश, इस तमाम जानकारी के लिए। तो यहाँ पर एक बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों के हाथ लगी है। तो छत्तीसगढ़ में सत्ता परिवर्तन के बाद नक्सलियों के खिलाफ आंदोलन में तेजी देखी गई है। विष्णुदेव साय की सरकार आने के बाद नक्सलियों के खिलाफ अभियान जो है तेज हुआ है। किस तरह से नकेल जो है वो कसी जा रही है। छत्तीसगढ़ में जनवरी से लेकर अब तक की अगर हम बात करें तो 194 नक्सली जो है उन्हें मार गिराया गया। छत्तीसगढ़ में इस साल 801 नक्सली गिरफ्तार हुए हैं। अब तक 742 ने सरेंडर भी कर दिया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने विकास का अभियान चलाया और गांव-गांव तक ये अभियान जो है वो पहुंच रहा है। सरकार ने नक्सलियों के वित्तीय पोषण को रोकने में एक बड़ी कामयाबी यहां पर हासिल की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज नक्सल पीड़ित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और बड़े अधिकारियों के साथ बैठक करके वहां के सुरक्षा हालात की समीक्षा की है। इसमें नक्सल पीड़ित 8 राज्यों आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, तेलंगाना, ओडिशा, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शामिल हुए। गृह मंत्री अमित शाह ने ऐलान किया कि 2026 तक देश से नक्सलियों का पूरी तरह से सफाया कर दिया जाएगा। गृह मंत्रालय इसके लिए राज्यों के साथ बड़ा प्लान भी अब तैयार कर रहा है। सुनवाते हैं आपको गृह मंत्री अमित शाह के बयान कि अंतिम व्यक्ति तक अगर विकास पहुंचाना है तो हमें नक्सलवाद को पूर्णतः निर्मूल करना पड़ेगा। और मैं मानता हूं कि 19 से 24 तक इस दिशा में बहुत अच्छा काम हुआ है। वामपंथी उग्रवाद की लड़ाई अब अपने अंतिम चरण में है, ऐसा हम कह सकते हैं। और मैं विश्वास के साथ आप सभी को बताना चाहता हूं कि 2026 मार्च तक आप सभी के सहयोग से ये देश दशकों पुरानी समस्या से मुक्ति पा लेगा। आज बूढ़ा पहाड़, चक्रबंदा, भीम बांध, ऐसे बरमसिया, ऐसे कई क्षेत्र आज वामपंथी उग्रवाद से मुक्त हो गए। के विशेष बलों ने भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस सभी राज्यों में बताया है और हेलीकॉप्टर के प्रावधान से हमने हमारे जवानों की शहीदगी की संख्या को भी बहुत कम किया है। आज पहले जो 19 से पहले 2 हेलीकॉप्टर जवानों की सेवा में थे, आज 12 हेलीकॉप्टर 6 बीएसएफ के और 6 एयरफोर्स के जवानों को बचाने के लिए तैनात है। इनको मदद भेजने के लिए भी तैयार। नक्सलवाद से कभी किसी का भला नहीं होने वाला है, वो सत्य अब प्रस्थापित हो चुका है। हमारे साथ हमारी सहयोगी नीता शर्मा जुड़ गई हैं। नीता, 8 राज्यों के मुख्यमंत्री जो नक्सल प्रभावित राज्य हैं, वहाँ के मुख्यमंत्रियों से अमित शाह ने जब बातचीत करी है गृह मंत्री ने, तो मार्च 2026 की डेडलाइन भी उन्होंने एक तरह से यहाँ पर रख दी है। क्या रणनीति यहाँ पर हमारे सुरक्षा बल जो है आगे अपनाते हुए नजर आएंगे? मेन फोकस यही रहेगा कि जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं कि उन्हें किस तरह से उनकी जो फंडिंग है उसे चोक किया जाए। जिस तरह से नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने जम्मू कश्मीर में कार्रवाई की थी और जो टेरर रिलेटेड जो ऑर्गेनाइजेशंस थी उनके फंड्स को स्क्वीज़ किया था, यही जो पॉलिसी है अब नक्सल प्रभावित इलाकों में भी अपनाई जाएगी केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा। केंद्रीय गृह मंत्री ने यह भी साफ किया है कि अगर लोकल पुलिस और लोकल एजेंसीज को ट्रेनिंग की ज़रूरत है तो वो NIA से ट्रेन भी ले सकते हैं। किस तरह से तफ्तीश आगे बढ़ाई जा सकती है। बेसिकली ट्राई जंक्शन है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का, जहां पर फोकस रहेगा। इन तीनों राज्यों को बोला गया है कि आपस में समन्वय बनाकर सिक्योरिटी एजेंसीज काम करें, क्योंकि हमने देखा है जब भी एक इलाके से पुशबैक होता है तो जो नक्सली हैं वो दूसरे राज्य में चले जाते हैं। लेकिन अब ये बात सामने आ रही है, केंद्रीय गृह मंत्री ने भी इस बात पर जोर दिया कि अगर तीनों इलाकों से फोर्सफुली उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी तो उनको एलिमिनेट किया जाएगा। पिछले 2010 से 2024 तक बताया जाता है कि 72% नक्सल इंसिडेंट्स पे कमी आई है और 86% जो है वो जो है नक्सल जो ऑपरेशंस हैं उनमें कमी आई है। तो लगातार ये जो निरंतर काम कर रही है भारत सरकार और सिक्योरिटी फोर्सेस, उनका नतीजा अब ग्राउंड पर भी नजर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया नीता इस तमाम जानकारी के लिए। तो जिस तरह से नीता बता रही है कि आर्थिक जो उन्हें मदद मिल रही है, अगर उस पर नकेल कस दी जाए तो नक्सली जो है उनका खात्मा होना तय है। फिलहाल देश की बात में एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होते हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा की राज्यसभा सदस्य महुआ मांझी ने राज्य की डेमोग्राफी बदलने के आरोपों को लेकर बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने रांची में कहा कि राज्य में बीजेपी के मुख्यमंत्री तकरीबन 17-18 सालों तक रहे और राज्य की डेमोग्राफी जो है वो ज़्यादातर बदलाव उसमें इसी दौरान आया है।
जब यहाँ पर वो 17-18 साल तक राज किए, कई मुख्यमंत्री रहे उनके झारखंड में, उस समय वो चाहते, आप जो डेमोग्राफी की बात ये कह रहे हैं, आप आंकड़ों को अगर उठा लेंगे तो देखेंगे कि सबसे ज्यादा डेमोग्राफी चेंज उन्हीं के कार्यकाल में हुआ है। उनके मुख्यमंत्री लोगों ने कुछ नहीं किया। और सीमा सुरक्षा बल BSF का क्या काम है? दूसरे कंट्री से अगर कोई हमारे कंट्री में प्रवेश कर रहा है उसे रोकना, तो ये केंद्र का काम है ना।